नमस्कार। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं कल नहीं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं। इसी विचार के साथ हम आंकड़ों के एकत्रीकरण का पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियां। पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी विधि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरी विधि स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स। जो इसकी चौथी और अंतिम विधि है वो है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों द्वारा सूचना संग्रह, जिसे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि संख्यात्मक तथ्यों के समूह को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े एकत्रित करने के दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब हम करने जा रहे हैं प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां, और इसकी पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब यदि आप शब्दों को ध्यान से देखें तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि यह विधि क्या है। कि जब अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष या सीधा संपर्क स्थापित करता है उन व्यक्तियों से जिससे उसने सूचना प्राप्त करनी है अपने अनुसंधान से संबंधित, तो हम उसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। उदाहरण, गांव में स्थापित लघु उद्योग में श्रमिकों का जीवन स्तर ज्ञात करने के लिए उनसे स्वयं मिलकर उनके वय से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना। और हाँ, इस विधि की सफलता के लिए अनुसंधानकर्ता का परिश्रमी होना आवश्यक है। उसके पास धन भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए और साथ ही साथ वह निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि बिना निष्पक्षता के हमारे पास सही निष्कर्ष नहीं आता है। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता को जहाँ से उसने सूचना इकट्ठी करनी है उससे संबंधित भाषा, वहाँ का रहन सहन और वहाँ के रीति रिवाज का भी उसको पता होना चाहिए। आइए अब करते हैं इस विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी के बारे में कि यह विधि कहाँ पर ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। नंबर 1, जिस अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, क्योंकि हमें जानकारी है इसके लिए धन भी लगेगा, समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो यदि क्षेत्र सीमित है, छोटा है, तो कम मेहनत, कम समय लगेगा और साथ ही साथ कम खर्चा होगा। नंबर 2, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी है, जब हमें आंकड़े वास्तविक चाहिए जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। नंबर 3, जहां आंकड़ों को गुप्त रखना हो, तो वहां पर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप व्यक्ति से स्वयं मिल रहे हैं, स्वयं उससे सूचना ले रहे हैं और आप उसे कह सकते हैं कि उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना को गुप्त रखा जाएगा। नंबर 4, जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। और नंबर 5, जहां सूचना देने वालों से सीधा संपर्क स्थापित करना आवश्यक हो। अब इस विधि के गुण, मेरिट्स, हमने भी किया इस विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी, तो वहीं से इसके गुण भी बन जाते हैं। और यदि हमने इसके अवगुणों की बात करनी है तो भी हम उन्हें वहीं से कर लेंगे। गुण, नंबर 1, मौलिकता। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं। नंबर 2, शुद्धता।
इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है। नंबर 3, विश्वसनीयता। इस विधि द्वारा प्राप्त जानकारी का पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है क्योंकि जब आप स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो विश्वसनीय तो होंगे ही। नंबर 4, संबंधित सूचना। इस विधि द्वारा मुख्य सूचना के अतिरिक्त और भी कई उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि जब आप स्वयं सूचना प्राप्त कर रहे हैं किसी व्यक्ति से तो एक बात तो होगी नहीं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा और बातों बातों में कई जानकारियां मिल जाएंगी। नंबर 5, एक रूपता। इस विधि द्वारा आंकड़ों में एक रूपता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है क्योंकि आंकड़े एक ही व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और फिर उनमें तुलना करना भी संभव हो जाता है, आसानी रहती है। नंबर 6, लोचशील, इलास्टिक। यह विधि लोचशील होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या ज़्यादा कर सकता है और यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के जवाब देने के ऊपर। अब इस विधि के अवगुण, डीमेरिट्स, वो भी आसान है। नंबर 1, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। जैसा कि हमने पढ़ा सीमित क्षेत्र में ही यह उपयुक्त होती है, तो यह विधि अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। नंबर 2, व्यक्तिगत पक्षपात। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों के दोषपूर्ण होने का डर बना रहता है। अब मान लीजिए आप अनुसंधान करता हैं और जिस व्यक्ति से आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं वो आपकी जान पहचान वाला है, तो आप फेवरेबल सूचना ही उससे इकट्ठी करोगे और उसके फेवर में ही आप उन आंकड़ों को दर्शाओगे। कहने का भी प्रायः पक्षपात किया जा सकता है। नंबर 3, अधिक लागत। इस विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित करते समय लागत बढ़ जाती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता का अधिक समय लगता है, अधिक मेहनत करना पड़ती है और साथ ही साथ अधिक धन लगता है। इस विधि के पश्चात अब अगली विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब शब्दों को आप फिर देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि अनुसंधान कैसा हो रहा है। अप्रत्यक्ष, जब अनुसंधानकर्ता डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछेगा बल्कि इनडायरेक्टली किसी और से सूचना प्राप्त करेगा किसी व्यक्ति के बारे में जिससे संबंधित सूचना उसे चाहिए, और साथ ही साथ किस प्रकार पूछेगा, मौखिक, ओरली दूसरे के बारे में जानकारी लेगा। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और वे लोग जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त की जाती है उन्हें साक्षी, विटनेसेस कहा जाता है। उदाहरण, मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित न करके मालिकों या श्रम संघों से मौखिक पूछताछ द्वारा प्राप्त करना। अब इस विधि की उपयुक्तता कि कहाँ के लिए यह विधि उपयुक्त है, तो नंबर 1, अनुसंधान क्षेत्र जहाँ अधिक व्यापक हो अर्थात बड़ा हो। नंबर 2, प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो। नंबर 3, प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हों। नंबर 4, आंकड़े जटिल किस्म के हों तथा उनके लिए विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो। अब इसके गुण, मेरिट्स। यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है। इस विधि में धन, समय व परिश्रम कम लगते हैं। इस विधि द्वारा विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव प्राप्त होते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता और यह विधि सरल होती है क्योंकि आंकड़े एकत्रित करने में
अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। अब है इस विधि के अवगुण, डीमेरिट्स। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में उच्च स्तर की शुद्धता नहीं होती, क्योंकि सूचना देने वाले प्रायः लापरवाही बरतते हैं। इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। अब आपके मन में आ सकता है कि इसके गुणों में तो हमने पढ़ा कि पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता, और अब पढ़ रहे हैं कि पक्षपात की संभावना होती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो गुण था इसका, वो था इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। कि यदि अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपाती है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे तो सूचना प्राप्त नहीं करनी है, सूचना किसी और से लेनी है। अब जिससे सूचना लेनी है अगर वही पक्षपाती है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर पक्षपात की संभावना हो जाती है। इसका और अवगुण कि लापरवाही और पक्षपात के कारण परिणाम गलत निकल सकते हैं। इन दोनों विधियों को करने के पश्चात हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन दोनों विधियों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या अंतर है। तो इसके अंतर इस प्रकार है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त की जाती है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यह विधि सीमित क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यह विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन की जानकारी होना आवश्यक है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यह विधि अधिक खर्चीली है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यह विधि कम खर्चीली है। तो ये इन दोनों में मुख्य अंतर थे। अब प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की अगली विधि है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स। यहाँ फिर से हम शब्दों से जान सकते हैं कि हमारे पास आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए क्या है, स्थानीय स्रोत, पूरे स्थान का कोई एक स्रोत जो अनुसंधानकर्ता को वहाँ की सूचना देता है। अब आपने न्यूज़ चैनल्स में संवाददाताओं को भी देखा है जो अपने अपने स्थान की सूचना देते हैं, खबर देते हैं, न्यूज़ देते हैं। तो आपको उनसे आंकड़े एकत्रित करने में भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी, समय भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है। वे अपने अपने तरीकों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। अब इसकी उपयुक्तता, इसकी सूटेबिलिटी कि कहाँ कहाँ के लिए यह उपयुक्त है। तो नंबर 1, आंकड़ों के निरंतर संकलन की जहाँ आवश्यकता हो। नंबर 2, आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र विस्तृत हो। नंबर 3, आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि द्वारा किया जाना हो। और नंबर 4, सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। अब इस विधि के गुण, यह विधि कम खर्चीली है, इस विधि का क्षेत्र विस्तृत होता है, सूचनाएं निरंतर प्राप्त होती रहती हैं, यह विधि विशेष परिस्थितियों में उपयोगी है, इसके द्वारा कृषि उत्पादकता, कीमतों के सूचकांक आदि का अनुमान अधिक उचित ढंग से लगाया जा सकता है। और इसके अवगुण हैं, इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में
मौलिकता नहीं रहती। और क्यों नहीं रहती? क्योंकि जो सूचना देने वाले होते हैं उनसे किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहता है। इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सूचनाएं कई सारे संवाददाताओं या स्रोतों द्वारा दी गई होती है। इस विधि में आंकड़ों के संकलन पर व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता में कमी होती है। अब यहाँ आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट को आपने कंप्लीट करना है और अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बाय।